सो हाय एवरीवन। हाँ जी भाई, आप सभी का स्वागत है अपने प्लेटफॉर्म पर। और अपने प्लेटफॉर्म का नाम है मेरे प्यारे दोस्तों शिवम सीडीपी। और भाई मेरा नाम है रेमी, RAMMYDHULL। तो भाई यह है आज का जो हम लेक्चर देखेंगे, उसमें हम देखेंगे भाई जो आपकी 6th क्लास की NCERT है, ठीक है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। जो भी दोस्त डायरेक्टली नहीं समझ पाते, कंसेप्ट नहीं समझ पाते, तो उनके लिए आज मैं 100 क्वेश्चन लेके आया हूँ। आपकी पूरी की पूरी 6ठी क्लास के जितने भी चैप्टर हैं वो आज हम सारे के सारे कवर अप कर लेंगे। यहाँ पर आपके चैप्टर्स के नाम दिए हुए हैं भाई। और यदि आप C-TET की या H-TET की या किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हो, आपका सब्जेक्ट है SST, तो उसके अंदर ये आती हैं। बहुत कम समय में कराऊंगा, काफ़ी बेहतरीन तरीके से करवाऊंगा। जहाँ पर लगी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत वो एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। एक ही बार में आपका टेट आसानी तरीके से पास हो जाएगा भाई, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो क्वेश्चन भी हैं जो कि आपके PYQ हैं और वो भी जो कि आपके आगे पूछे जा सकते हैं। तो चलो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपके चैप्टर्स के नाम दिए हुए हैं। ये आपकी नई NCERT है भाई, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके कुछ पुरानी NCERT के भी आपके क्वेश्चन लगवाए हुए हैं। तो चलो भाई, आपका जो सबसे पहला प्रश्न है आपकी आंखों के सामने ये रहा। देखो, सबसे पहले हम आपका चैप्टर का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ठीक है। जो हमारी अर्थ है, ठीक है, यह आपका सूर्य हो गया, ठीक है। तो जो आपकी अर्थ है उसकी क्या कंडीशन है, किस प्रकार से, क्या लोकेशन है उसकी, जो भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहला प्रश्न कि खगोलीय पिंडों, ठीक है, जो आपकी कैलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मतलब कि आपके पास 4 ऑप्शन है, एक बार पढ़ लेते हैं भाई। सभी खगोलीय पिंडों के पास अपनी स्वयं की ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। तो जो कैलेस्टियल बॉडीज होती हैं उनके वो चमकते नहीं हैं भाई, ना वो खुद से चमकती हैं, ठीक है। तो उनके पास खुद का जो प्रकाश है या फिर खुद की ऊष्मा है वो नहीं होती। दूसरा, कुछ खगोलीय पिंड गैस के बने होते हैं तथा आकार में बहुत बड़े और गर्म होते हैं। ओके, देख लेते हैं एक बार। तीसरा ऑप्शन है कि तारों के पास अपनी ऊष्मा नहीं होती। ये तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि तारे के नो डाउट कि तारों का प्रकाश होता है। सूरज भी एक तारा ही है। ग्रह और तारे आकार और संरचना में बिल्कुल एक समान होते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन बी ठीक रहेगा कि कुछ खगोलीय पिंड गैसों के बने होते हैं और आकार में बहुत बड़े और गर्म होते हैं। अब आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। अब इसको थोड़ा समझाता हूँ मैं, तो ध्यान से देख लेना, क्योंकि यहाँ से आपके भर भर के क्वेश्चन आएंगे भाई, 101% आएंगे, ठीक है। तो अब देखना भैया आप, अब देखो कि साहब जो आपका ये सूर्य हो गया, ठीक है, कुछ ये आपके ग्रह है, ठीक है, ठीक है साहब, ये आपके क्या है साहब, ये आपके ग्रह होते हैं, ठीक है। यहाँ बीच में एक आपकी शुद्र पट्टिकाएँ हैं, इसके बाद भी आपके 4 ग्रह। जब भी आपसे पूछ लिया जाए कि जो ये वाले ग्रह है साहब ये सूरज के पास है, इसका मतलब है ये ठोस है, क्योंकि जो भारी चीज़ है वो तो वहीं पर गिर जाएगी, वो सरकेगी भी नहीं आगे। लेकिन जो इससे शुद्र पट्टिकाओं से जो पीछे के 4 ग्रह हैं, ठीक है, जिसको हम बाहरी ग्रह भी बोल देते हैं, वो क्या है, वो आपके गैस से बने होते हैं। क्योंकि गैस हल्की होती है तो भाई सड़क के थोड़ी पीछे चले गए, लेकिन ये भारी है तो ये यहीं पर पड़े रहे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ठीक वैसे ही ध्यान रख लेना कि कुछ खगोलीय पिंड गैसों के बने होते हैं, आकार में बहुत बड़े हो सकते हैं और गर्म हो सकते हैं। ये प्रश्न आपका सारा का सारा कैलेस्टियल बॉडी से रिलेटेड है, खगोलीय पिंडों से रिलेटेड है, ठीक है। समझे या फिर नहीं समझे। चलो भाई, आपका अगला क्वेश्चन, नक्षत्र मंडल, कॉन्स्टिलेशन, इसके संबंध में अर्सा मेजर तारा, अर्सा मेजर या फिर आपका बिग बीर, इसका एक भाग कौन सा प्रसिद्ध समूह है, बताओ भाई इसका। ओरियन, सप्तऋषि, या फिर आपका कैसियोपिया, या फिर आपका कैनिस मेजर, बताओ। तो साहब नक्षत्र कॉन्स्टिलेशन की जब भी बात होती है तो हम सप्तऋषि के साथ चले जाते हैं। एक बार देख लेते हैं कि आपका ऑप्शन भी बिल्कुल हाँ भाई, ठीक है, यही है, ठीक है। तो आपका 7 स्टार्स है जो आपका, या फिर आपका 7 सेग्स है जो सप्तऋषि, इसको आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्या है साहब आपका भाई, आपका किस चीज़ से रिलेटेड है, ये सब आपका कॉन्स्टिलेशन से रिलेटेड है, नक्षत्र मंडल से रिलेटेड है। ये डायरेक्टली ऐसे का ऐसा आपका प्रश्न आता है, ठीक है। आगे आ जाओ। प्राचीन काल में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण किस आकाशीय पिंड की सहायता से करते थे। देखो यहाँ पर पहली बात है कि आकाशीय पिंड आपका आ गया। दूसरी बात, जो हमेशा उत्तर दिशा में होता था, तो हमें दिशा का भी पता चल गया। पहले भाई टाइम नहीं था, डायरेक्शन का लोगों को पता नहीं होता भाई, नहीं पता होता था टाइम का, ठीक है, और ना ही दिशा का पता होता था। तो वो कैसे पता लगाते थे कि भाई हम अब कौन सी दिशा में हैं, और ये आपका उत्तर दिशा को देख लेते थे। तो उत्तर दिशा कैसे पता चलता था, ध्यान रखिएगा साहब, आपका ध्रुव तारा,
ठीक है। ध्रुव तारा जो आपका पोलर स्टार है वो आपका हमेशा उत्तर दिशा में होता है। ठीक है, आगे आ जाओ। जो साहब आपका ग्रह, जो शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। ठीक है, जो प्लैनेट्स हैं आपके, आपसे पूछ भी लेगा कि मूल आपका किस शब्द का रूपांतरण है, तो ग्रीक भाषा का। ठीक है, और ये आपका ये शब्द है भाई प्लेनेटाई, इस शब्द से ये लिख रहा है प्लैनेट, जिसका क्या अर्थ होता है आपका ऑप्शन बी घूमने वाला, वंडर्स। ठीक है, ग्रह क्या होते हैं भाई, चक्कर लगाते हैं ना। ठीक है, तो इसका मतलब है घूमने वाला। ये आसान है, लेकिन ये पूछ लेगा कि किस लैंग्वेज का शब्द है, तो आप ध्यान रखिएगा ग्रीक भाषा का ये शब्द है। ठीक है, आगे आ जाओ। अब बात करते हैं साहब आपका सौर मंडल के किन दो ग्रहों के पास अपना कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। देखो ये सूर्य है, यहाँ पर है बुध, यहाँ पर है आपका शुक्र, और यहाँ पर है पृथ्वी, यहाँ पर है मंगल। ठीक है, तो भाई देखो मंगल के पास भी है और पृथ्वी के पास भी है, आगे बृहस्पति के पास भी है, बाकी सबके पास है। लेकिन पहले दो ग्रह याद कैसे रखोगे, पहला और दूसरा। मान के चलो कि कक्षा में पहला और दूसरा विद्यार्थी आज नहीं आए, वो कौन से आपके, बुध और आपका शुक्र। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक आ जाएगा भाई। अच्छा, ये सूर्य से जो आपकी दूरी है वो बताओ कि सूर्य से कौन सा ग्रह किस प्रकार है। तो देखो ये सूर्य है, सबसे पहले साहब आपका बुध। तो पहली बात आपको हमेशा बुध के ऊपर, देखो आपका ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वजह थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा भाई, 30-40 सेकंड का। ये सूर्य हो गया। अब आप याद कैसे रखोगे, देखो सोमवार से स्टार्ट करते हैं, लेकिन सोम के नाम पर तो भाई कोई ग्रह नहीं है। ठीक है, मंगल भी है लेकिन मंगल पीछे है। अब आप याद कैसे रखोगे, अब हम स्टार्ट करेंगे बुध से। बस आप ये ध्यान रख लेना कि बुध से हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई, ये साहब आपका बुध। ठीक है, तो बुध तो भाई इन तीनों में है। ठीक है, बुध के बाद फिर एक छोड़ के एक आएगा, तो बुध के बाद, तो भाई ये तो आपका बुध हो गया। तो बुध के बाद आपका कौन सा है, बुध के बाद है साहब आपका वीरवार छोड़ दिया, शुक्रवार आ गया, शनिवार छोड़ दिया, संडे, संडे को हमने मान लिया पृथ्वी। ठीक है, अब सोमवार छोड़ दिया, मंगलवार। तो भाई साहब ये आपके बीच में आ गई शुद्ध पट्टिकाएँ, और उस तरफ भी सोमवार तक हम मंगलवार तक पहुंच गए थे भाई। तो मंगलवार के बुधवार छोड़ दो, क्योंकि बुधवार तो यहाँ पर आ गया, अब वीरवार आ गया, शुक्र यहाँ पर है तो शनि। ठीक है, और अरुण और वरुण, तो ये आपके 4 ग्रह बाहर, 4 ग्रह अंदर। तो हमने कहाँ से शुरू किया था, बुध से, एक छोड़ के एक चलते रहो, और संडे को पृथ्वी मान लेना। तो अब बुध तो यहाँ पर भी है, बुध के बाद वीर छोड़े शुक्र आ गया, यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब सी और डी तो कट गया। फिर उसके बाद क्या था, शुक्र के बाद शनि, फिर रवि, रवि को हमने पृथ्वी मान लिया। सोमवार को छोड़ दो, मंगल आ गया, बुध को छोड़ दो, बृहस्पति आ गया, शुक्र को छोड़ दो, शनि आ गया, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, अरुण वरुण। ठीक है साहब, तो भाई ये आपके 8 ग्रह हैं, और यहाँ पर आपकी शुद्ध पट्टिकाएँ हैं, तो आपका ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे जाओ। इसका बताना है कि सौर मंडल के आंतरिक ग्रह हो, आंतरिक ग्रह कौन से हो गए आपके, पहले जो सूरज की तरफ है, उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। आकार में बहुत बड़े होते हैं तथा मुख्य रूप से गैसों के बने होते हैं, गैसों के नहीं बने होते भाई, और आकार भी इनका ज़्यादा बड़ा नहीं है, आकार बाहर वालों को ज़्यादा बड़ा है। ये सूर्य से बहुत दूर स्थित होते हैं, नहीं है तो सूर्य के बिल्कुल पास ही है। ये मुख्य रूप से चट्टानों से बने होते हैं, ये ठीक है, क्योंकि चट्टानों के पत्थरों के बने हैं, इस वजह से ये यहीं के यहीं है, आगे नहीं सर के। इनके चारों ओर बहुत स्पष्ट वलय, नहीं वलय किस किस के पास है साहब, वीर के बृहस्पति के पास है और शनि के पास है, शनि के पास। ठीक है, लेकिन आंतरिक जो ग्रह है उनके पास नहीं है। समझ गए होगी आंतरिक कौन सा है, बाहरी कौन सा। आंतरिक जो सूर्य के पास है, बाहरी जो दूर है। ठीक है, बाहर वाले हल्के हैं क्योंकि दूर हैं भाई, और जो पास हैं वो कैसे हैं साहब, आपके रॉक्स, चट्टानों से बने हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक है। आगे आ जाओ कि भाई इनमें से कौन किस ग्रह को उसके आकार एवं आकृति में पृथ्वी के समान होने के कारण जुड़वा ग्रह कहते हैं। भाई जो पृथ्वी है साहब आपकी, उसका एक जुड़वा ग्रह भी है, वो कौन सा है भाई, आप ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। उससे इस तरफ वाला है भाई, कौन सा है वो, शुक्र। शुक्र और पृथ्वी दोनों आसपास हैं, तो इस वजह से आपका ये आकार में भी समान है। ठीक है, हाँ कभी कभार ये पूछ लेगा कि जो शुक्र है वो पृथ्वी की किस तरफ है, तो ध्यान रखिएगा वो सूरज की तरफ आते हैं, ना कि बाहरी ग्रहों की तरफ। ठीक है, तो शुक्र द्रव्यमान, भार, आकार इनका समान है, इस वजह से इसको ट्विन्स बोल देते हैं, अर्थ का ट्विन। ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक था। आगे आ जाओ। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पानी ज़्यादा है। ठीक है, इसकी 2/3 सतह पर पानी से ढका है। ठीक है साहब, इस कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है भाई, नीला ग्रह बोलते हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि भाई पानी का कैसा रंग होता है, नीला होता है। तो इजली क्वेश्चन था। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लग जाता है।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितना समय लगता है साहब आपका? लगभग 8 मिनट लगते हैं भाई, ठीक है। 8 मिनट लगते हैं किसका साहब? आपका सूर्य का पृथ्वी तक प्रकाश आने में। पृथ्वी कौन से नंबर का ग्रह है भाई आपका? पृथ्वी कौन से नंबर का ग्रह है, बताओ भाई। पृथ्वी कौन से नंबर का ग्रह है? तो भाई आपका सूरज से तीसरे नंबर पर, और यहाँ तक सूर्य का प्रकाश पहुँचने में लगभग आपकी 8 मिनट का आपको जो टाइम है वो लग जाता है। चंद्रमा, देखो ये आपकी पृथ्वी होगी, अपने पास कुल एक ही उपग्रह है, ठीक है, उसका क्या नाम है? चंद्रमा। तो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा कर लेता है, और यह अपने अक्ष पर भी उतने ही टाइम में चक्कर पूरा कर लेता है। मतलब एक तो यहाँ से ऐसे घूम घूम कर चंद्रमा वापस इसी लोकेशन पर कितने दिनों में आता है? ध्यान रखिएगा, 27 दिनों में, ठीक है भाई। और जो ये अपने अक्ष पर यहाँ खड़ा भी तो चक्कर काटेगा, फिर अगर यहाँ आएगा तो यहाँ भी ऐसे चक्कर काटेगा। मतलब जैसे पृथ्वी दो प्रकार से परिक्रमण और परिभ्रमण, ठीक है, रोटेशन और रेवोल्यूशन, तो दो प्रकार से गति करती है। वैसे ही आपका, क्योंकि ये भी ग्रह ही है एक प्रकार से, लेकिन ये इसका चक्कर काट रहा है हमारी पृथ्वी का, तो ये उसका एक उपग्रह हो गया, ठीक है साहब। आगे आ जाओ, ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक था, बी में 27 दिन है। मंगल और बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसको क्या कहते हैं? सबको पता है, बताओ भाई क्या कहते हैं? एस्ट्रॉयड कहते हैं। आपका शुद्र ग्रह ये जो मंगल है और ये साहब आपका बृहस्पति है, इनकी कक्षाओं के बीच अर्थात इनका जो बीच में गैप है, यहाँ पर आपके एस्ट्रॉयड्स हैं, शुद्र ग्रह, ठीक है। और ये किसके चक्कर लगा रहे हैं? आपके सूर्य के। और ये सारे के सारे ग्रह भी किसका चक्कर लगा रहे हैं? सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है, जो कभी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर घर्षण के कारण जल जाते हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आपको ऑप्शन भी आएगा, उल्का पिंड। इसको मेट्रोइड्स बोलते हैं। अब ध्यान देना, ये साहब आपकी पृथ्वी है और पृथ्वी पर आपके कुछ परतें बना दी गई है, ठीक है। वो हमें दिखती नहीं भाई, साइंटिस्टों ने वो अच्छे तरीके से समझने के लिए कि कहाँ पर कितना क्या टेम्परेचर है, किस परत में क्या चीज़ें होती हैं। तो जो आपकी सबसे पहली परत है, इसकी 13 से 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई है, ठीक है। कहीं पर 13 में दिए गए, कहीं पर 18 में दिया गया। इसको हम अक्षोभ मंडल बोलते हैं। आपका मौसम से रिलेटेड कुछ भी आ जाए, मान के चलो कि ये क्वेश्चन आ गया कि भाई रात में बारिश बहुत तेज़ हो रही है और साथ में ओले और बिजलियाँ भी कड़क रही हैं, तो यह है जो मौसम आपका, यह है किस परत से रिलेटेड है? तो आपका अक्षोभ मंडल से रहेगा, पहली परत है। दूसरी साहब आपकी समताप मंडल। इसमें क्या होता है? इसमें आपका बताओ भाई, इसमें आपका क्या होता है? इसमें साहब आपका जो हवाई जहाज़ हैं, ये सारी चीज़ें उड़ती हैं, ठीक है। ये 80 किलोमीटर तक है। तीसरी है 50 किलोमीटर तक है, नहीं भाई, हाँ, और तीसरी है 80 किलोमीटर तक। ये कौन सी है? ये आपकी मध्य मंडल है, ठीक है। इसके बाद आयन मंडल, बाह्य मंडल, इसके बाद फिर लास्ट में बाह्य मंडल, ठीक है। और ये आपका 80 से 400 किलोमीटर तक है, ठीक है, मान लिया। अब आप देखना कि साहब जो आपके यहाँ पर मध्य मंडल में आकर क्या होगा, आपका जो भी आपके उल्का पिंड होंगे, ठीक है, उल्का पिंड मेट्रोइड्स होंगे जो भी यहाँ पर ऊपर से आते हैं, और वो यहाँ पर उनमें आग लगती है, और यहाँ का जो टेम्परेचर है काफ़ी कम होता है, इस वजह से यहाँ पर वो आकर जल जाते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। हमारा सौरमंडल करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक विशाल प्रणाली का हिस्सा है, ठीक है साहब। इस प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है, बताओ भाई। मतलब कि जो अपना एक देखो हमारा सौरमंडल, ठीक है, सौरमंडल में क्या हो गया भाई, आपके ग्रह और ये सारी चीज़ें आ गई जिसके ऊपर अब तक हम बात कर रहे हैं। इसमें आपके तारे, बादल, गैसों की एक विशाल परत, इस जो पूरा पूरा सिस्टम है, ठीक है, ये सारा, इसको हम क्या कहेंगे? क्या नक्षत्र मंडल बोलेंगे, क्या ब्रह्मांड बोल देंगे डायरेक्ट, या सौर परिवार बोलेंगे? कुछ दोस्त सौर परिवार के साथ चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर बादल आ गए, आपके गैसें आ गई, आपकी सारी की सारी चीज़ें हो गई भाई। तो इसको हम क्या बोलते हैं साहब? इसको हम बोलते हैं आकाश गंगा, ठीक है, मिल्की वे। ये हमारी गैलेक्सी है जहाँ पर हम रह रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे गैलेक्सीज़ को मिलाकर फिर आपका क्या बनेगा? ब्रह्मांड बनेगा। यानी कि आशंका यह भी है क्या कि भाई और भी कहीं पर जीवन बिल्कुल संभव हो सकता है। क्या पता आज से हमें 10, 20, 50, 100 साल के बाद पता चले क्या भाई ऑलरेडी लोग कहीं और भी रह रहे हैं। तो ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक था। पृथ्वी के आकार को किस नाम से परिभाषित किया जाता है, जिसका अर्थ है पृथ्वी के समान आकार? मतलब कि देखो, हमने समझने के लिए तो हमारी पृथ्वी का आकार गोल बना दिया, लेकिन ये वास्तव में ऐसी है नहीं। तो ये कैसी है साहब? आपकी जो आपके किनारे हैं, ठीक है, यहाँ से आपकी थोड़ा सा जैसे अंडे का आकार होता है उस जैसा है, ठीक है। इसको हम क्या बोल देते हैं? आपका जियोइड बोल देते हैं, भू आब, ठीक है। भू मतलब कि आपकी भूमि,
ठीक है। भू आभ मतलब कि जो आपकी पृथ्वी है उसका वास्तविक आकार यह है, लेकिन हमने जस्ट समझने के लिए भाई ये मान लें कि पृथ्वी तो गोल है। ठीक है, आगे आ जाओ। सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह कौन सा है भाई, जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से निर्मित है? बताओ। देखो यूरेनस और अरुण और वरुण ये तो है नहीं भाई, ठीक है, इन्हीं में से कोई हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा जब भी बात हो सबसे भारी या सबसे बड़ा, तो देखो कैसे याद रखोगे, सारे ग्रहों के नाम लिख लो। जैसे यहाँ पर भी 4 ग्रह लिखे हैं, तो सबसे बड़ा ग्रह का जो नाम आपको देखने में स्पेलिंग दिखेगी, सबसे बड़ा जो होगा हमेशा उसी के साथ चले जाना। सबसे भारी भी है और ये सबसे बड़ा भी है, नंबर 1 बात। दूसरा, इसके भी उपग्रह हैं, जैसे कि हमारी पृथ्वी का तो एक ही है चंद्रमा, तो इसके बहुत सारे हैं। तो जो आपका पूरे देखो ग्रहों की बात कर ले सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, लेकिन उपग्रहों की बात कर ले सबसे बड़ा तो वो भी इसी का ग्रह हो जाता है। तो भारी भी यही है, बड़ा भी ये, और उपग्रह भी सबसे बड़ा इसी का है। तो इस वजह से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये ट्रिक है आपको याद रखनी है भाई कि बृहस्पति आपका सबसे बड़ा उपग्रह, इसी के उपग्रह भी सबसे बड़े हैं। ऑप्शन बी में था। चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन थे भाई? बताओ भाई, बताओ भाई कौन से थे साहब आपके? देखो यहाँ पर 2 नाम आपको देखने को मिलेंगे, एक राकेश एक नील। अब इनको समझा देता हूँ, जो इसका राइट आंसर है वो तो है आपका ऑप्शन बी। लेकिन साहब ये राकेश शर्मा ये इंडिया की तरफ से गए थे, ठीक है, और ये इंदिरा गांधी के टाइम पर ये गए थे। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, देखो स्टार्टिंग में भारत वाले तो जा नहीं सकते भाई, जाहिर सी बात है कोई विदेशी गया होगा। तो भाई ये आपका विदेशी नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, तो साहब ये गए थे। आप इस प्रकार से ट्रिक बना के याद रखिएगा, ठीक है। और राकेश शर्मा जो कि आपके भारत से थे, ये भी बाद में गए थे। आगे आ जाओ। देखो हमने अभी तक एक चैप्टर काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। जो आपकी पृथ्वी की लोकेशन है, जो भी उससे रिलेटेड प्रश्न बन सकते हैं, जो भी सी-टेट में पूछे गए हैं, वो सारे के सारे हमने अच्छे तरीके से कर लिए। अब हम चैप्टर नंबर 2 पर चल रहे हैं, ठीक है। अक्षांश और देशांतर। देखो जो आपकी पृथ्वी है इसको आपके जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने अच्छे तरीके से समझने के लिए कि आपका कहाँ पर क्या टाइम होगा अब, और क्या लोकेशन होगी, जैसे कि यूएस कहाँ पर है और इंडिया कहाँ पर है, ठीक है। या आप जिस गांव से हैं, जिस शहर से, वो उसके भी एग्जैक्ट लोकेशन होती है, तो वो कहाँ पर है, ठीक है। ये जीपीएस से नहीं है भाई, मतलब कि एग्जैक्ट की कहाँ पर है। तो उसको समझने के लिए हमने कुछ लाइनें खींच दी है। जो लेटी हुई रेखाएं उनको बोलते हैं लैटिट्यूड, लैटिट्यूड को इंग्लिश में बोलते हैं भाई आपका अक्षांश। और जो खड़ी रेखाएँ मतलब कि जो लंबी रेखाएँ उसको बोल देते हैं हम लॉन्ग, मतलब कि लंबा। लॉन्गिट्यूड मतलब ये देशांतर। अक्षांश को हम कैसे, देखो ये लेटी हुई रेखाएं हैं, अब देखो मैंने ऐसे बना दिया भाई, हम ऐसे लिखते हैं अक्षांश। और देशांतर क्या है भाई, देशांतर में दा लंबी कर दो, ये लंबी होगी, ठीक है। तो अक्षांश और देशांतर याद रखिएगा, एक खड़ी हुई और एक पड़ी हुई, दो प्रकार की रेखाएं। आ जाओ। पूछ लिया कि ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई सभी काल्पनिक समांतर रेखाएं। हाँ देखो ये वास्तविक रेखाएं नहीं है, ठीक है, ये काल्पनिक रेखाएं। ये हमारी पृथ्वी हो गई और यहाँ पर हमने कुछ रेखाएं खींच दी भाई पश्चिम से पूर्व की ओर। ये उस तरफ से भी आ रही है, ये पीछे से भी घूम के ऐसी आ रही है, ठीक है। जो आपकी ये रेखाएं हैं, जो पड़ी हुई रेखाएं हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, लेटी हुई रेखाएं हैं। इसका मतलब कि आपका लैटिट्यूड हो जाएगा भाई, क्योंकि पश्चिम से पूर्व की ओर है, ठीक है। देखो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। तो साहब उत्तर दक्षिण की तो बात हुई नहीं। अगर उत्तर दक्षिण की बात होती तो आपकी देशांतर होती है, मतलब कि आपकी खड़ी हुई रेखाएं होती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ठीक है, अक्षांश रेखाएं। भूमध्य रेखा, अच्छा ये कौन सी होगी भाई? देखो ध्यान रखिएगा, जो आपकी पृथ्वी को ठीक लगभग 2 भागों में बांट दे, इसको हम 0 डिग्री इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा बोल देते हैं। तो इसके बारे में बात हो रही है कि ग्लोब पर कितनी डिग्री अक्षांश पर, अक्षांश मतलब कि जो लेटी हुई रेखाएं हैं, इसकी बात कर रहे हैं। तो आपके 0 डिग्री पर होती है, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब भारत कहाँ है, ध्यान रखिएगा। भारत देखो हमने ये आपका उत्तर गोला ये हो गया भाई, आपका उत्तर का गोला ये हो गया दक्षिण, क्योंकि हमने इसको उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बांट दिया। यदि मैं एक यहाँ से देशांतर लाइन भी खींच दूँ तो भाई आपके 0 डिग्री हो गया। तो ये हो गया। अब अगर मैं इस लाइन को हटा दूं, अब उत्तर दक्षिण ना करूं, तो ये इस तरफ वाला हो गया आपका पूर्व, ये हो गया साहब आपका पश्चिम, ठीक है। तो भारत कहाँ है, भारत यहाँ पर है भाई, ठीक है। भारत मतलब पूर्व और उत्तर यहाँ पर है, ठीक है। ये भी बात ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन बी था, बी में आपका 0 अक्षांश है। उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं भाई, तो देखो हमने एक तो 0 डिग्री ये हो गया, यहाँ पर एक रेखा खींची गई है लगभग 23.5 डिग्री, और ठीक एक ऐसे ही नीचे खींची गई है 23.5 डिग्री नीचे। कैसे याद रखोगे, एक है उत्तर की रेखा, एक है दक्षिण की। तो ऊपर वाली है भाई आपकी 23.5 आपकी उत्तर की, और जो नीचे है वो आपकी दक्षिण की 23.5। तो उत्तरी गोलार्ध मतलब ऊपर की बात कर रहे हैं, इसमें उत्तर अक्षांश 23.5 की मतलब इस रेखा की बात कर रहे हैं। इस रेखा को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, जो इक्वेटर लाइन है वो तो 0 डिग्री हो गया 23.5 ऊपर, तो 2 शब्द आते हैं करक और मकर।
ठीक है। देखो पहले कौन सा आएगा, पहले का कबूतर आता है, का कबूतर खा खरगोश, ठीक है। तो ऊपर का कबूतर आ गया, नीचे कौन सा आ गया, मकर आ गया, मतलब कि माँ से स्टार्ट है। तो पहले का आता है तो पहले करक, बाद में मात है तो नीचे वाला मकर, ठीक है। जो 23.5 डिग्री है ये आपकी करक रेखा है। दक्षिणी गोलार्ध में पूछ ले तो मकर रेखा, और भारत के लगभग ठीक बीचों बीच यही आपके गुजरने का काम करती है, 8 राज्यों से गुजरती है। दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित काल्पनिक वृत्त को क्या कहा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। देखो दोबारा से समझा देता हूँ, ये आपकी 0 डिग्री थी, अब हम दक्षिण की बात करें तो 0 हो गया, ये आपकी 23.5 थी, उसके बाद एक 66.5 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर आपकी 90 आ जाएगा कुल, ठीक है। तो अब क्या बात कर ली कि भाई आपकी इस वृत्त को क्या कहा जाता है, जो कि आपके 66.5 पर है, दक्षिण की बात कर रहे हैं। मकर और कर्क तो वैसे ही कट गया, दक्षिणी ध्रुव वृत्त, ये आपका उत्तर ध्रुव वृत्त, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल लेंगे साहब, आपका देखो उत्तर वैसे कट गया तो कौन सा बच गया, दक्षिणी ध्रुव वृत्त आपका बच गया, मतलब कि आपका ऑप्शन बी बच गया, क्योंकि उत्तर की तो हम बात कर ही नहीं रहे, तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार दोपहर में सिर के ऊपर ठीक होता है। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा भाई। किसकी बात कर ली, 0 डिग्री हो गया, ये 23.5 नॉर्थ की, 23.5 साउथ की। तो भाई आपका जो सूर्य है मेरे प्यारे दोस्तों, उसका जैसे कि यहाँ पर सूर्य है, तो इसका जो प्रकाश है वो इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पड़ता है, इतने क्षेत्र में। बाकी में जाता है लेकिन बाकी में तिरछा जाएगा भाई, ठीक है, बहुत कम जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसको हम क्या बोल देते हैं भाई, उष्ण। उष्ण मतलब कि आपका ट्रोइड जोन बोल देते हैं, टोर्ड जोन बोल देते हैं, लेकिन आप हिंदी में ध्यान रखेंगे तो उष्ण। अब इसके बाद का जो क्षेत्र है उसको हम बोलते थे शीतोष्ण। उष्ण का मतलब होता है गर्मी, ठीक है। तो ये तो इसमें तो गर्मी है, इसमें आ गया शीतोष्ण, मतलब कि शीत का मतलब है कि ठंडा, और उष्ण का मतलब है कि गर्मी। तो भाई ये ऐसा क्षेत्र है आपका जिसमें गर्मी और सर्दी दोनों रहती हैं, ठीक है। और मतलब कि ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, अपने वाला ज़्यादा गर्म हिस्सा है शीत कटोबंदी, मतलब कि ये आपका बिल्कुल यहाँ पर गर्मी रहती नहीं है, आपका ठंडा क्षेत्र हो गया। तो 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन भी अपना बिल्कुल ठीक था, उष्ण कटिबंध। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव, ठीक है। अब किसकी बात कर ली, इसकी बात कर ली भाई, 0 डिग्री की ये हो गया आपका। उत्तर की बात करें तो ऊपर चलेंगे भाई, 23.5 डिग्री ये हो गया। और उत्तर ध्रुव आपका 66.5 डिग्री को हम बोल देते हैं। इसके बीच तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा मतलब कि 23.5, और भाई आपका दक्षिणी ध्रुव ये हो गया आपका 66 के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। मतलब कि आपका जो ये वाला क्षेत्र है भाई 23.5 से, देखो ये तो 0 हो गया, जो ये वाला है ये 23.5 से ऊपर का जो मैं ग्रीन कर रहा हूँ, यहाँ पर तापमान आपका नॉर्मल रहता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, ठीक है। यह क्या कहलाता है, अभी बात करी थी हमने कि भाई इसमें ना ज़्यादा गर्मी, मतलब इसमें शीत भी है और उष्ण भी है, मतलब गर्मी भी है और सर्दी भी है। यहाँ पर तो अकेला गर्मी हो गया, यहाँ पर अकेला सर्दी हो गया, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव, दोबारा से उसी प्रकार का क्वेश्चन डाल दिया गया ये। उत्तरी ध्रुव मतलब कि 66, ठीक है, ये आपका 23.5 हो गया, मतलब ठीक है। और के बीच क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, ठीक है भाई, यहाँ पर बहुत ठंड होती है। यहाँ सूर्य क्षितिज से ऊपर नहीं आ पाती, ठीक है। यह क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, अभी तो बात करी थी भाई आपका शीत कटोबंदी, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक था। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली काल्पनिक संदर्भ जो रेखाएं हैं उनको क्या कहा जाता है, ध्यान रखो भाई। जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव साहब ये आपका ऊपर है, ठीक है, और ये दक्षिणी ध्रुव है। अब इनको ठीक बीचों बीच यदि कोई रेखा जोड़ रही है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, देशांतरीय यामोत्तर, या आपके मेडिटेरियंस बोलते हैं, मतलब कि आपका मेरिडियंस बोलते हैं, या फिर आपका लॉन्गिट्यूड तो और भी बहुत सारी रेखाएं हैं भाई ऐसी, लेकिन ये कौन सी आपकी 0 डिग्री, ठीक है, ठीक है, आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। ग्रीनविच भी साहब जहाँ से आपकी पूरी दुनिया का टाइम आप इसी रेखा से मापते हो 0 डिग्री से, जहाँ से परफेक्ट लंदन से टाइम मापा जाता है, उस शहर का क्या नाम है, ग्रीनविच, इसको हम ग्रीनविच बोल देते हैं, ठीक है। जहाँ ब्रिटिश राज्य के वेधशाला स्थित है, इससे गुजरने वाली जो रेखा है उसको हमने क्या माना है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, प्रमुख प्राइम मेरिडियन, मकर या उत्तर। मकर का तो कोई ना स्थानीय भाई, आपका प्राइम आ जाएगी, जो मुख्य रेखा है ये वही है, ठीक है। हो सकता है कि आपको थोड़े से 1-2 क्वेश्चन आपके ऊपर से निकल जाएं, लेकिन दोबारा देख लीजिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और भाई यहीं से आपके 101% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आ जाओ भाई आगे। प्रमुख यामोत्तर मतलब कि 0 डिग्री की बात कर रहे हैं, इसका मान कितने डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है भाई, अभी तो हमने बात करी है,
तो ये तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा भाई इसका। पृथ्वी को देशांतर के आधार पर, मतलब जो लंबी लाइन है इसके आधार पर कुल कितने समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो ऑप्शन बी आपका 24, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, कि भाई जो आपका टाइम जोन है वो कितने भागों में, आपका 24, और आप कैसे याद रखोगे कि भाई 24 घंटे होते हैं तो टाइम जोन भी आपके 24 होते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इस कारण ग्रीनविच के पूर्व के स्थान का समय ग्रीनविच के समय से बताओ भाई। देखो ग्रीनविच होगी साहब आपकी 0 डिग्री। अब पृथ्वी ऐसे घूम रही है, ठीक है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व, क्योंकि पश्चिम तो ये है, पूर्व ये है, तो पृथ्वी ऐसे घूम रही है। मान के चलो यदि सूरज यहाँ पर है तो सूरज के सामने पहले कौन सा हिस्सा आएगा, ये आएगा, मतलब कि फिर आएगी आपकी 0 डिग्री और फिर आपका आएगा ये, मतलब कि आपका क्या पूछ लेगा, जो ग्रीनविच से पूर्व के स्थान, मतलब ये। अब इनका समय इससे आगे होगा पीछे होगा, जाहिर सी बात है, स्थान पहले आ गया तो भाई समय भी आगे होगा, तो आपका अहेड आपका आगे होगा, ऑप्शन बी। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। ठीक है भाई, इस गणना के अनुसार पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है, बताओ भाई। देखो 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, इसको ऐसे लिखते हैं कि भाई 360 डिग्री घूमने में कितने टाइम लग गया भाई, 24। अब 360 अगर मैं 1 डिग्री घूमने की बात करता हूँ, ठीक है, तो भाई आपका कितने घंटे लगते हैं 1 डिग्री में, तो भाई अब काट दो, इसकी हमने मिनट बनानी पड़ेंगी। ठीक है, तो साहब ये आपका कटेगा 15 पर, तो आपके 15 घंटे लग गए भाई। ठीक है, मतलब कि आपका 15 मिनट लग गए भाई। ठीक है, 15 मिनट लग गए। ठीक है, आपके जो 15 मिनट है साहब, 15 मिनट में आपका जो 1 डिग्री देशांतर है वो घूमता है। ठीक है, समझे या नहीं समझे भाई। ठीक है, समझे या नहीं समझे बताओ। 15 मिनट में 1 डिग्री देशांतर घूमता है और 1 घंटे में, मतलब कि 60 मिनट में 4 डिग्री घूम जाता है। ठीक है, 1 घंटे में आपका 4 डिग्री घूम जाता है, 1 घंटे में। इसको थोड़ा दोबारा करते हैं। देखो पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, मतलब कि जो आपकी पृथ्वी है, ठीक है, तो भाई अपने अक्ष की बात कर रहा है खुद की, मतलब कि सूरज के सामने अगर ये हिस्सा अभी है, जो अभी टाइम हुआ है, दोबारा कब होगा, पूरे 24 घंटे के बाद होगा, क्योंकि 360 डिग्री घूम कर आ गई। ठीक है, तो 360 डिग्री घूमती है कितने भाई, 24 घंटों में। तो 1 घंटे में कितना, 15 डिग्री घूमेगी। 1 घंटा मतलब कि आपका 60 मिनट, तो 60 मिनट में 15 डिग्री घूमती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बात कर दी कि भाई 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना टाइम लगेगा। अब एक बात बताओ, 15 डिग्री घूमती है 60 मिनट में, 15 चौका 60, मतलब कि 1 डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट का टाइम लगता है, तभी तो 15 के लिए 60 लगेगा। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक था। आगे आ जाओ भाई। जो भारत का मानक समय है, जो स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है, वो आपका कितने डिग्री पर माना गया। देखो ये है साहब आपका पृथ्वी, ये आपका 0 डिग्री। अब भारत तो भाई इस तरफ है, ठीक है, ये हम कैसे मानते हैं, लगभग जो बीच की रेखा होती है, जैसे पूरी पृथ्वी के बीच की रेखा ये है, तो हमने यहाँ से मान लिया कि भाई यहाँ से आपका टाइम मेजर करेंगे। तो भाई हर एक शहर का, हर एक देश का ऐसे ही है। तो जो भारत है, ठीक है, जो भारत है साहब, उसके जो ठीक लगभग बीचों बीच से गुजरती है वो है आपकी 82.5 पूर्व की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको पश्चिम भी देखने को मिलेगा, पश्चिम इस वाले हो गए, हम पूर्व की तरफ हैं, तो 82.5 और ये आपका पूर्व की। यहाँ पर कितने टाइम का फ़र्क है भाई, 5.5 घंटे का, मतलब कि 0 डिग्री से हम 5.5 घंटे आगे चलते हैं, इस बात का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आ गया भाई कि जो आपकी GMT है, ग्रीनविच जो मैन टाइम है वहाँ से, और आपका IST भारतीय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, उसमें कितना फ़र्क आ जाता है, 5 घंटे और 30 मिनट। इसके ऊपर अभी हमने बात भी करी है। ये बताओ कि अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह से असत्य है, मतलब 3 सत्य हैं और 1 गलत है। सभी अक्षांश वृत्त भूमध्य रेखा के समांतर होते हैं, मतलब कि जो आपके अक्षांश हैं, जैसे कि ये बीच वाला अक्षांश है, तो क्या सारे के सारे ठीक इसी प्रकार होंगे, ये तो बिल्कुल ठीक है भाई, सारे ऐसे होते हैं। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं अक्षांश वृत्त का आकार घट जाता है, क्या भाई उसका आकार घटेगा, नहीं घटेगा, तो ये तो गलत हो गया। सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान है, तो अभी तो बात करिए समांतर, समान भी है। ध्रुव पर अक्षांश केवल एक बिंदु के रूप में होते हैं, बिल्कुल ठीक है भाई। देखो ऐसे आकर यहाँ पर आपके बिल्कुल एक बिंदु के रूप में होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा भी गया है, तो इसको गलत मत कर देना कभी। आप ये सोचो कि सर वहाँ पर बिंदु कैसे हो गया, भाई बिंदु के रूप में होते हैं। ठीक है, देखो वहाँ पर क्या है, ठीक है,
ऐसे है, बिल्कुल घटते घटते आपकी एक बिंदु के रूप में है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक है कि सभी ठीक है। तो भाई आपका क्या दे दिया, ये ऑप्शन सी दे दिया। एक मिनट दोबारा चेक करता हूँ मैं। सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, नहीं भाई सॉरी, सभी अक्षांश के बराबर नहीं होती, देशांतर के बराबर होती है। देखो जो देशांतर होगा, जैसे मैंने एक रेखा यहाँ से खींच दी तो दूसरी ऐसे, तो देशांतर सारी बराबर होती है, अक्षांश बराबर नहीं होती। सॉरी माफ़ कीजिएगा, तो ये तो आपका कट गया। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं भाई तो इनका वृत्तों का आकार घटता है। यहाँ पर वृत्तों का पूछ लिया, वृत्त कैसे, वृत्त कैसा होता है भाई, आपका गोलाकार होता है। जैसे आपकी पृथ्वी है तो वृत्त भी तो ऐसे ही होगा, और ऐसे ही आपका घटता 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 तभी तो एक बिंदु होगा। ठीक है, समझे क्या? ठीक है, ये बिल्कुल बीच वाला था और ये नीचे वाले हैं, समझे क्या? ठीक है, दोबारा समझ लो एक बार, गलत नहीं करना। कि सभी अक्षांश वृत्त भूमध्य रेखा के समांतर होते हैं। समांतर का क्या मतलब होता है यहाँ पर, कि मतलब उसी जैसे हैं। जैसे कि आपकी पृथ्वी है और यहाँ पर मैंने एक बीच में एक रेखा खींच के मैं दोबारा यहाँ पर ले आया, पृथ्वी की चारों तरफ से खींच के। ठीक है, समांतर का क्या मतलब हो गया कि भाई उसी के समान, उसी के जैसे वो खींचा था हमने, क्या ये वैसे ही है? आकार भले ही छोटा हो लेकिन यहाँ पर वो क्या साइज़ वैसे ही है, बिल्कुल। तो ये तो ठीक था। सभी जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो बिल्कुल ठीक है भाई, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे और आखिरी में आकर बिल्कुल एक बिंदु के रूप में रह जाएंगे तो आकार घट जाता है। और ये क्या था कि भाई आपकी लंबाई समान होती है, तो इसका आंसर है कि लंबाई समान नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सा वो हो गया। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी के संदर्भ में ध्रुवों की ओर बढ़ने पर क्या परिवर्तन होगा। अब लंबाई वाले की बात कर ली भाई, वो जो ऐसे हैं, जो ऐसे हैं, ठीक है, ये ऐसे हैं भाई, जो पृथ्वी के ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं ये। इसकी बात कर ली, क्या दूरी निरंतर बढ़ती है? तो भाई दूरी तो समान रहती है। ठीक है, गलत हो गया। दूरी घट जाती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। नहीं भाई, दूरी हमेशा समान रहती है, ये ठीक है। पहले घटती है फिर अचानक बढ़ जाती है। नहीं भाई, तो आई थिंक इसको ऑप्शन सी आना चाहिए। बी कैसे आ गया भाई? बी कैसे आ गया? एक मिनट, इसको दोबारा चेक करता हूँ मैं, टाइम दीजिएगा। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी के संदर्भ में ध्रुवों की ओर बढ़ने पर क्या होता है? जैसे कि इसको दोबारा करते हैं, ठीक है, क्योंकि दो क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं भाई। जैसे कि ये बोल दिया कि जैसे कि आपकी एक देशांतर रेखा, तो ये बोल रहा है कि भाई जैसे कि, अब एक बात बताओ, ये पूछ ये रहा है कि भाई आपका दूरी निरंतर बढ़ती है, क्या दूरी लगातार बढ़ रही है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर दूरी कम थी, यहाँ पर बीच में आपकी दूरी ज़्यादा होगी, तो लगातार तो नहीं बढ़ रही। दूरी हमेशा एक समान रहती है। दूरी एक समान भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर घट रही है और यहाँ पर बीच में ज़्यादा है। पहले घटती है फिर अचानक बढ़ जाती है, ऐसा नहीं है। दूरी घट जाती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, ये बिल्कुल ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ से, यदि मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो दूरी यहाँ से घटती 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 यहाँ पर बिल्कुल जीरो होगी, तो आपका ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आप इसको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। आप एक बॉल लीजिएगा, बॉल, ठीक है, आप एक बॉल लीजिएगा और उसके तरफ चारों तरफ आप पेन फेर कर देखिएगा। जब आप ऐसे 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 ऐसी रेखाएँ खींचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये ध्रुवों पर तो बिल्कुल जीरो है, बीच में इसकी ज़्यादा हो रही है। ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं के जाल को किस नाम से पुकारा जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी सहायता से किसी स्थान की सटीक जानकारी ली जा सकती है। क्या मैप? नहीं भाई। क्या कटिबंध या ग्रिड या फिर आपका एक्सिस? एक्सिस पर तो घूमते हैं, तो दो ऑप्शन तो आपने वैसे ही एलिमिनेट कर दिए। क्या कटिबंध यानी कि जोन? ठीक है, ये क्या बोल रहा है? ये ऐसे बोल रहा है जैसे आपकी पृथ्वी है, आपकी जो रेखाएँ होंगी बीच वाली, ठीक है, ये तो आपकी 0 डिग्री अक्षांश हो गया। अब मैं बात करता हूँ, कुछ और अक्षांश खींच लेते हैं, जैसे कि ये 23.5 हो गया ऊपर और नीचे के। ठीक है, ये 66.5 हो गया भाई ऊपर और नीचे का। अब क्या बोल रहा है ये बोल रहा है भाई कि कुछ और रेखाएं, जैसे कि अब मैंने एक 0 डिग्री देशांतर खींच दी। ठीक है, लो भाई, अब मैंने 0 डिग्री देशांतर खींच दी। देशांतर सारी की सारी रेखाएं ऐसी होती हैं। ठीक है, ऐसी होती है, ऐसी होती है। अब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है साहब कि भाई इनके जो बीच का जाल है, ठीक है, जो ये जाल है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको हम आपका ग्रिड बोलते हैं। ठीक है, इसको हम, जो आपका एक डिब्बा आया साहब, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रिड बोलते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा भाई, इसको हम ग्रिड बोलते हैं।
चैप्टर नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया भाई काफ़ी अच्छे तरीके से, कुछ कंसेप्ट भी समझा रहा हूँ और क्वेश्चन तो आपके चले रहे हैं। अब चैप्टर नंबर 3 आ जो पृथ्वी की गति है। पृथ्वी दो प्रकार से घूमती है भाई, ठीक है। कौन कौन से? एक तो हर एक दिन अपने अक्ष के ऊपर घूमती है, जिसके कारण आपके दिन और रात बनते हैं, क्योंकि 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है, तो इसमें आपके दिन और रात बन जाते हैं बस। दूसरा, सूर्य के चारों तरफ घूमती है भाई पृथ्वी, ठीक है, सूर्य के चारों तरफ घूमती है। इससे आपके ऋतु बनते हैं, मौसम बनते हैं, क्योंकि सर्दी गर्मी ये सारी चीज़ आ गई। कैसे, एक बार थोड़ा समझाता हूँ। जैसे साहब ये आपका सूर्य है, ठीक है, और भाई ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है। अब इसके ऊपर इस तरफ से सीधा प्रकाश पड़ रहा है, ठीक है। सूरज तो लगातार प्रकाश दे ही रहा है ना। अब ये टाइम पर अभी हमने देखा था, ठीक है, 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाते, तो भाई आराम आराम से अगर ये हिस्सा अब इसके सामने था, ठीक है, पृथ्वी का, तो भाई आपका 12 घंटे के बाद आपको नहीं लगता कि ये वाला हिस्सा यहाँ आ जाएगा और ये वाला हिस्सा भाई पीछे चला जाएगा। जब यहाँ पर सूरज है तो भाई अगर घूम गई तो फिर पीछे चला गया, तो भाई पीछे सूरज आएगा नहीं, ठीक है, तो वहाँ पर रात हो गई और यहाँ पर दिन हो गया, ठीक है, समझे भाई। तो अब दूसरी लोकेशन देखो, दूसरी चीज़ भाई, आज आपकी पृथ्वी यहाँ पर है, कुछ टाइम के बाद भाई आपकी पृथ्वी यहाँ पर होगी, कुछ टाइम के बाद आपकी पृथ्वी यहाँ पर होगी, जो ये इस प्रकार से पूरा चक्कर मारेगी, वो मारेगी आपके 365 दिन में, ठीक है, 365 से ही 1/4, मतलब कि 365 दिन और 4 घंटे में। जो 365 दिन में आपका चक्कर लगा रही है, उससे क्या बन रहे हैं आपके दिन, आपके जो ऋतुएं बन रही है, ठीक है, मौसम बन रहे हैं, ठीक है। वो आपका, इस बात को आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है साहब। समझे या नहीं समझे बताओ भाई, ठीक है। चलो भाई, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? देखो अपने अक्ष के ऊपर घूम रही है, तो घूम रही है मतलब बस ये बात ध्यान रख लेना, घूम रही है, घूमना तो घूर्णन गा घूमना, ठीक है। और सूर्य के चारों तरफ घूमना वो परिक्रमण, रेवोल्यूशन, ठीक है। सूर्य के चार ओर आ गया भाई, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में, जैसे सूर्य है तो भाई पृथ्वी ऐसे घूमती है, ठीक है। तो भाई जो इसका कक्ष है ये, ठीक है, तो इसमें सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, इसको हम क्या बोल देते हैं? रेवोल्यूशन, मतलब कि आपका परिक्रमण। घूर्णन और परिक्रमण दोनों अलग अलग हैं, याद रखिएगा। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, मतलब कि पृथ्वी का एक अक्ष है, मतलब जिस पर पृथ्वी घूम रही है भाई, जो उसके कक्षीय समतल ऑर्बिटल प्लेन में कितनी डिग्री का कोण बनाता है बताओ भाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साहब ये आपका 23.5 नहीं 66.5 होगा भाई, ठीक है, हाँ 66.5 होगा, ठीक है। आपका 66.5 डिग्री का कोण बनाती है आपका ऑर्बिटल प्लेन में, ठीक है। और ये आपका एक काल्पनिक अक्ष है, जब भी अक्ष की बात आए तो आप किसके साथ चले जाओगे? 66.5 के साथ चले जाओगे। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, अर्थात उजाले और अंधेरे भाग को क्या मतलब जिसके कारण दिन और रात बनते हैं, तो प्रदीप्ति वृत्त, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे ध्यान रखेंगे? दीप्ति मतलब कि जो उजलाना उजाला, ठीक है, वो आपका कैसे होगा, इसमें आ गया वो, ठीक है। आगे आ जाओ। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेती है भाई? 365 दिन, और आपका लगभग मैंने 4 बोल दिया था तो उसको माफ़ कीजिएगा, 6 घंटे होता है, ठीक है, 4 नहीं 6। लीप ईयर, देखो पृथ्वी अब घूम रही है भाई 365 दिन और 6 घंटे, अगले साल फिर 365 दिन और 6 घंटे, अगले साल फिर 365 दिन और 6 घंटे, देखो अगले साल फिर 365 दिन और 6 घंटे, और ये 6 घंटे मिलकर पूरा एक दिन बन जाएंगे। तो इस वजह से 365 के बजाय 366 दिन आ जाओगा भाई, मतलब कि एक दिन बढ़ गया। जो एक दिन बढ़ता है उसको हम बोल देते हैं लीप ईयर। इसमें कितने दिन होते हैं? 366, और तभी ही आती है आपकी 29 फरवरी, ठीक है। ये आपका 3 साल के बाद चौथी साल में आती है। आगे आ जाओ। आप पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस प्रकाश के निश्चित मार्ग पर परिक्रमा करती है बताओ भाई? जो सूर्य है उसके चारों तरफ देखो, वो आपका किस प्रकार का मार्ग है? क्या ये सर्पाकार है भाई, या कोई टेढ़ा मेढ़ा है, या दीर्घवृत्ताकार है, या आपका पूर्ण वृत्ताकार है? पूर्ण वृत्त, तो ये सब आपका ऑप्शन बी हो जाओगा भाई। देखो दीर्घवृत्ताकार ये ऐसे हैं, और पूर्ण वृत्त कैसे होता है? बिल्कुल शेप राउंड में, बिल्कुल गोल। ये आपकी पृथ्वी ऐसे घूमती है, ठीक है, थोड़ा सा अलग है ये दीर्घवृत्ताकार। देखो 21 जून को इसका उत्तर आपको दिख भी गया, लेकिन समझाता हूँ। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का क्या मतलब है भाई? ये 0 डिग्री हो गई, ऊपर वाले के हिस्से की बात कर रहे हैं। इसमें सूर्य की तरफ झुका होता है, और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ रही होती है। इस स्थिति को क्या बोलेंगे? देखो 23.5 डिग्री को हमने क्या बोला? कर्क रेखा। अब ये हिस्सा है मेरे प्यारे दोस्त, ये सूर्य के बिल्कुल ठीक सामने होता है, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा होता है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? ध्यान रखिएगा, कहाँ पर प्रकाश पड़ रहा है?
उत्तर में, तो उत्तर अन्यांत इसको बोल देते हैं, ठीक है। उत्तर अन्यांत जिसमें प्रकाश पड़ रहा है उसी को, ऑप्शन में बिल्कुल ये ठीक था। अभी देखो 21 जून के दिन उत्तरी गोलार्ध के क्षेत्रों में किस प्रकार की मौसमी स्थिति और दिन की उपलब्धि को देखा जाता है। जो भाई 21 जून को है वो आपका सबसे लंबा दिन होता है किसका, उत्तरी गोलार्ध का, ठीक है, कर्क रेखा का। और सबसे छोटा दिन किसका होता है, वो आपका दक्षिणी जो भाग है उसका। इसमें सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 22 दिसंबर को, मतलब अब नीचे की बात करें 21 देख लो भाई, 21 जून ऊपर था, 22 आ गया नीचे, तो 21 के बाद आता है 22, उत्तर के बाद आता है दक्षिण, नीचे की बात हो रही है। अब यहाँ पर मकर रेखा है, इस पर सीधी प्रकाश पड़ रहा है भाई, इस स्थिति को हम क्या बोल देते हैं, ऊपर जहाँ प्रकाश पड़ेगा उत्तर, जहाँ नीचे पड़ेगा वहाँ दक्षिण अन्यांत, ठीक है। ये उत्तर भी देखने को मिलेगा, ये नहीं होगा, बस ये बात ध्यान रखना अपना। सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु है भाई, देखो ऑस्ट्रेलिया में जब आपकी गर्मी होती है तो उसके दौरान क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है। इसका भौगोलिक कारण क्या है, देखो अपने यहाँ पर होती है ना गर्मी, तो ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं होती, तो इसका क्या है, दिसंबर में दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, वहाँ पर गर्मी होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अपना हिस्सा पृथ्वी के सामने होता है, ठीक है। तो साहब ये बात आप ध्यान रखें। दूसरी की ऑस्ट्रेलिया उत्तरी गोलार्ध में है क्या, उत्तरी में नहीं भाई। पृथ्वी के घूर्णन की दिशा बदल जाती है, घूर्णन 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 तो एक ही समान चल रहा है ना भाई, वहाँ हमेशा गर्मी रहती है नहीं। तो दिसंबर में दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ हो जाता है और वहाँ गर्मी हो जाती है। अपने यहाँ पर क्या है, अपने यहाँ पर उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती। कब की बात हो रही है, दिसंबर की बात हो रही है, क्योंकि वो दक्षिणी गोलार्ध में। 21 मार्च में 23 सितंबर, ये दो आप डेट ध्यान रखिएगा, ये इक्वेटर लाइन है 0 डिग्री, यहाँ पर 21 मार्च और आपका 23 सितंबर, यहाँ पर सूर्य की लाइट बिल्कुल ठीक इस 0 डिग्री पर पड़ रही है भाई, ठीक है, ठीक है। बस ये बात है कि भाई आपका इस पर इक्वेटर पर सीधी जो प्रकाश की लाइट है वो पड़ती है। इसको कोई भी ध्रुव सूर्य की तरफ नहीं झुका होता, मतलब उत्तर का या दक्षिण कोई भी नहीं। इस खगोलीय स्थिति को हम क्या बोलते हैं, इक्विनिक्स बोलते हैं भाई, आपका विषुवत बोलते हैं, ठीक है। अपसौर और उपसौर ये आपका आगे समझाते हैं, ठीक है। ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक था, ठीक है। विषुव, इस स्थिति के दौरान पूरी पृथ्वी पर दिन और, हाँ इसकी खास बात क्या है कि भाई दिन और रात यहाँ से बराबर होते हैं इस दिन। इस अवधि के संदर्भ में बताओ भाई, इसमें बताओ भाई, ध्रुवों पर 24 घंटे का दिन नहीं भाई, रात लंबी होगी नहीं, पूरी पृथ्वी पर दिन और रात इक्वल डे इक्वल नाइट, ये बस ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है। इक्विनिक्स मतलब कि इक्वल है। 23 सितंबर की बात होगी भाई, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। देखो उत्तर ऊपर की बात हो रही है और खासकर 23 सितंबर की बात हो रही है। 23 सितंबर को सूर्य यहाँ पर है भाई, ठीक है। इसमें कौन सी ऋतु होती है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है, तो यहाँ पर तो भाई वसंत ऋतु है, ठीक है। क्योंकि साहब आपकी ऋतु भी तो ऐसे चलती है ना, वसंत फिर वसंत आगे आएगी, ठीक है। तो इसमें कौन सी होगी साहब आपकी, ध्यान रखिएगा भाई। आपका कब की बात हो रही है, आपकी साहब सितंबर की बात हो रही है। बताओ भाई सितंबर में अपने यहाँ पर कैसा होता है उत्तरी गोलार्ध में, सितंबर जो कि आपका नेक्स्ट मंथ है अभी, ठीक है। सितंबर में क्या होगा बताओ भाई, क्या गर्मी होगी या फिर आपकी शीत ऋतु हो गया, वर्षा ऋतु तो नहीं होगी भाई। तो आपका कौन सा होगा साहब, आपका शरद ऋतु, ठीक है। यहाँ से आपका क्या होता है कि यहाँ से आपकी सर्दियाँ आपकी क्या है भाई, आपकी स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। बस प्रॉपर सर्दी नहीं आती, लेकिन यहाँ से आपकी स्टार्ट हो जाती हैं। दोबारा समझाता हूँ इसको, देखो ये आपका सूर्य की जब लाइट 3 जगह मुख्यतः पड़ती है, कर्क रेखा, नीचे वाली मकर रेखा, ये आपकी 0 डिग्री। जब आपकी यहाँ पर 2 बार पड़ेगी भाई यहाँ पर मुख्यतः, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर यहाँ पर 23 सितंबर की बात कर रहे हैं वो, जब 23 सितंबर को मुख्यतः यहाँ पर लाइट पड़ रही है, तो इसका मतलब है कि सूर्य की स्थिति अब नीचे आएगी, अब यहाँ पर ज़्यादा प्रकाश होगा, ऊपर कम प्रकाश होगा। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, आपका शरद ऋतु, मतलब कि सर्दी की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है, ठीक है। देखो सितंबर जा चुका है लगभग, तो अक्टूबर में तो ऑफिशियली की भाई जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आपका शरद ऋतु आई जाती है। आगे आ जाओ, यदि पृथ्वी घूर्णन मतलब खुद के अक्ष पर जो घूम रही है करना पूरी तरह बंद कर दे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि भाई दिन रात नहीं बनेंगे। अगर दिन रात नहीं बनेंगे तो फिर क्या ही होगा, ठीक है। ऋतुओं में बहुत तेज़ी से बदलाव होगा, ऋतु का तो कोई मैटर है नहीं भाई, दिन रात नहीं बनेंगे। सूर्य की तरफ वाले भाग में हमेशा दिन रहेगा बिल्कुल, और लगातार गर्मी पड़ती रहेगी जिससे जीवन असंभव हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है भाई। पूरी पृथ्वी पर हमेशा के लिए अंधेरा हो जाएगा, नहीं भाई। गुरुत्वाकर्षण कैसे समाप्त होगा, तो ऑप्शन भी इसका बिल्कुल ठीक था। चलो भाई अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर पर, जिसका नाम है आपका मैप्स, मानचित्र के ऊपर अभी हम चल रहे हैं। पृथ्वी की सतह, ये इसके एक भाग का, एक बात ध्यान रखिएगा, देखो जैसे ये आपका ग्लोब है और साहब ये आपका मैप है, ठीक है। मैप हम किसके देखते हैं, जैसे कि मैप भाई मैंने आपका भारत का मैप, ठीक है, भारत का मैप बना दिया भाई, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या है साहब, यहाँ पर मैंने पूरी पृथ्वी का मैप बना दिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, जगह मतलब कौन सा बड़ा है भाई? देखो भारत बड़ा है पूरी दुनिया, तो पूरी दुनिया बड़ी है, लेकिन पूरी यहाँ पर कौन सा भाई? यहाँ पर भारत है। भारत तो छोटा है पूरी दुनिया के मुकाबले, लेकिन यहाँ पर मैंने छोटी चीज़ का प्रयोग किया बड़ी चीज़ को दिखाने के लिए। यहाँ पर छोटी चीज़ को दिखाने के लिए मैंने बड़ी चीज़ का यूज़ किया, यानी कि एक दूसरे के ये उल्टा होते हैं। नंबर एक बात ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, आपका जब मान के चलो कि भाई आप ये क्वेश्चन है आ गया, इसको देख लो एक बार कि पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाना के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र क्या होगा, ठीक है। तो देखो जब भी हम बात करते हैं पैमाने की, ठीक है, हमने माप चौड़ाई सारी चीज़ें उसकी ले ली होंगी, ठीक है, जाहिर सी बात है तभी तो आपका मानचित्र बनेगा। ये आप ध्यान रखिएगा, मानचित्र, ठीक है, ग्लोब नहीं होगा, ये आपका मानचित्र होगा, ठीक है। और रेखा चित्र में क्या होता है भाई? ये आपका टेम्परेरी टाइप का होता है, आगे बताऊंगा आपको। प्राकृतिक विशेषताओं जैसे कि आपके पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, या फिर नदियाँ हो गई, या फिर महासागर, इसको दर्शाने वाला। देखो जो आपके मैप है 3 प्रकार के होते हैं, एक आपका पॉलिटिकल राजनीतिक, आपका भौतिक मानचित्र, या एक आपका थीमेटिक। अब देखना जो आपका पहले हम ये करते हैं राजनीतिक। राजनीतिक में क्या होगा? राजनीति में आपका कोई शहर हो गया, कोई गलियां हो गई, आपका कोई शहर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें हो गया। भौतिक में क्या होगा? जो आपकी प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जैसे कि आपके पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर, सारे प्रकृति से जुड़ रहे हैं भाई, ठीक है। और आपका थीमेटिक का मतलब होता है थीम, मतलब कि एक विशेष थीम के ऊपर, यदि स्पेशल कोई गली है, स्पेशल कोई सड़क है, स्पेशल कोई पुल है, ठीक है, तो वो होगा। तो 3 टाइप के मैप होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें प्राकृतिक चीज़ों के बारे में बात करी गई है, फिजिकली आपका ये होगा, ठीक है। आगे आ जाओ, देखो राज्य, देश, शहर, गांव, ठीक है, यहाँ पर पूरे पूरे गांव बोल रहा है, यहाँ पर कोई एक सड़क नहीं बोल रहा, ठीक है। तो पूरे पूरे भाई को दर्शाने के लिए साहब हम आपका राजनीतिक मैप का यूज करते हैं। आगे आ जाओ, देखो सड़क की बात कर ले, सड़क तो कोई एक ही हो सकती है भाई, वर्षा का मानचित्र हो सकता है, ये मतलब स्पेशल चीज़ के ऊपर हो गया, वन हो गया, ये सारी की सारी जो स्पेशल चीज़ होती है, स्पेशल थीम है, तो थीमेटिक इसको हम बोल देते हैं। आगे आ जाओ, मानचित्र के जो 3 मुख्य घटक होते हैं, ठीक है, मतलब कि उसके सिंबल होते हैं। बताओ भाई ये कौन से होते हैं? ध्यान रखिएगा, जो भी मैप बनता है अगर किसी भी रेलवे लाइन को दिखाना है तो भाई ऐसे दिखाया जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर किसी सड़क को दिखाना है तो ऐसे दिखाया जाएगा, और ये खाली यहाँ नहीं पूरे विश्व में ऐसे ही है। तो जो आपके डिस्टेंस मतलब आपकी दूरी, दिशा, ठीक है, और प्रतीक जैसे कि मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ के लिए हम इस चीज़ का प्रतीक का यूज़ करेंगे। तो ये आपके ये 3 आपके 2 दा, ठीक है, दा पा, ठीक है, दूरी, दिशा और प्रतीक, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। कभी आप आकार, रंग, पैमाना लेकर बैठ जाओ, गलत हो जाओगा भाई, ठीक है। ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक था। जब बड़े एरिया वाले भाग को जैसे कि महाद्वीप या देश को कागज़ पर दिखाना हो, तब हम किस प्रकार के कागज़ का यूज़ करेंगे? बताओ भाई। जैसे अभी मैंने बात करी थी कि ये पूरी दुनिया को दिखाना है, तो हमने क्या किया? छोटी चीज़ का यूज़ किया था। तो बड़े पैमाने वाले का मानचित्र का यूज़ नहीं भाई, जब हम बड़ी चीज़ को दिखाएंगे तो छोटी चीज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है, समझ गए हो आई थिंक आप, ठीक है। जैसे कि हमने पूरे विश्व को दिखा दिया, ठीक है भाई, हमने पूरे विश्व को दिखा दिया एक छोटी सी ग्लोब पर। अगर मैं स्पेशली भारत की बात करता हूँ तो ग्लोब से बड़ा तो मानचित्र ही है, और इस पर आई भी थोड़ी चीज़ है। तो थोड़ी चीज़ के लिए, छोटी चीज़ के लिए बड़ा कागज़, और बड़ी चीज़ों के लिए छोटा कागज़। छोटे पैमाने वाली जो चीज़ है उसको दिखाने के लिए साहब आप बड़े पैमाने वाले मानचित्र की तुलना में, जो छोटे पैमाने वाले मानचित्र की तुलना में बड़े पैमाने वाले मानचित्र हैं, हमें किस प्रकार की जानकारी देते हैं? बताओ भाई। तो इसमें आपके जाहिर सी बात है, जो छोटे पैमाने हैं उससे भाई जो आपके बड़े पैमाने वाले मानचित्र हैं उसमें हमें और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। केवल एक नेगेटिव वर्ड होता है, इसको हटा दिया करो पहले। मानचित्र में 4 प्रमुख दिशाएं होती हैं, जैसे कि ये वाली, ठीक है, ये कौन सी साहब? आपकी पूर्व, ये आपकी पश्चिम, ये आपकी उत्तर, और ये आपकी दक्षिण। अच्छा, इनको हम क्या बोलते हैं? ये बहुत बार पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा। ये प्रधान होती हैं भाई, ठीक है, क्योंकि प्रधान है ये, तो प्रधान, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, इनके बीच में 4 और रेखाएं आ जाती हैं, ठीक है, इनको बोल देते हैं इंटरमीडिएट, क्योंकि बीच में आ गई है, लेकिन प्रधान आपकी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ही रहेंगी, ठीक है। इंटरमीडिएट मतलब कि मध्यवर्ती, तो भैया आपका अगर पूछ ले क्रॉस वाली तो भैया आपके मध्यवर्ती हैं, और प्रधान कौन सी हैं? ये वाली, ठीक है। समझे या फिर नहीं समझे? आगे जाओ। किसी स्थान की दिशा का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होने वाले यंत्र कंपास की चुंबकीय सुई हमेशा किस दिशा में होती है? तो देखिएगा, कंपास है ये, ध्यान दीजिएगा भाई, आप भी आप गूगल करके देखिएगा, कंपास की सुई हमेशा ऐसे होती है, ठीक है। तो कैसे होगी साहब आपकी कंपास की सुई? ऐसे होगी भाई, ठीक है,
इसको थोड़ा ऐसे होती है, मतलब कि ऊपर कौन सा है साहब आपका उत्तर और नीचे कौन सा आपका दक्षिण। इसका मतलब है कि उत्तर से दक्षिण की ओर होती है, ठीक है। जैसे आप कंपास लेकर चलोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अब आप उत्तर आपके किस दिशा में है। आ जाओ भाई, मानचित्र में उपयोग होने वाले प्रतीक, जिसके ऊपर हमने बात भी करी थी, ठीक है। तो जिनके इनके संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, तो आपके ये किस प्रकार के हैं भाई? कि स्थानीय प्रतीक है तो स्थानीय तो एक स्थान से रिलेटेड हो जाएंगे, गलत है। थीमेटिक है कि ये स्पेशल है भाई, नहीं कि जैसे कि मैंने नदी को दिखाना है तो उसके लिए कुछ और यूज करूंगा, कहीं पर कोई और यूज करेगा। ये सब आपका रूढ़िक प्रतीक है, ठीक है। कॉन्वेंशनल आपका रूढ़ प्रतीक है, ये रूढ़ प्रतीक है, इसको आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा भी गया भाई। आगे आ जाओ, मानचित्रों में विभिन्न भौतिक आकृतियों को दिखाने के लिए, जैसे पठार, महासागर, नदियाँ, इसको दिखाने के लिए के लिए रंगों का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग हो सकता है भाई। आमतौर पर जो नीला रंग है उसके लिए हम पानी के लिए यूज करते हैं, पर्वतों के लिए हम कौन सा करते हैं भाई? आपका भूरा, ठीक है। और पठार के लिए पीला पा पठार, ठीक है। मैदानों के लिए हरा। बहुत बीच में ज़्यादातर कैंडिडेट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, पर्वत और पठार। देखो पर्वत कैसा होता है, ऐसा होता है। अब पर्वत पर एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है भाई। पर्वत पर अच्छे जाते कौन है भाई? इंडियंस कम जाते हैं, जो भूरे लोग हैं, जो अंग्रेज हैं, कैसा रंग है? भूरा, तो वो ज़्यादा जाते हैं। ये सब आपका क्या है? पर्वत, ठीक है। आगे आ जाओ, मानचित्र निर्माण में भूरा रंग अब अभी करवाया भाई, वो किसका? माउंटेन्स का है, पर्वत का है, ठीक है। मैदान का हरा है, पठार का पीला है, वन का हरा है। बिना पैमाने की सहायता से केवल संस्मरण है। देखो अब पैमाना नहीं, आपके पास पैमाइश नहीं है। अब आपने एक खाली एक रेखा चित्र बना लिया, ठीक है। कोई भी आपने कुछ बनाना है, कुछ भी करना है, आपने एक संस्मरण, एक मेमोरी के तौर पर स्थानीय प्रशिक्षण पर आधारित खींचे गए, आपने एक लोकल से वैसे एक रफ काम कर लिया भाई, उसको हम क्या बोल देते हैं? ध्यान रखिएगा, रेखा चित्र, ठीक है। रेखा चित्र स्केच बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, स्केच बोल देते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको हम स्केच बोलते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया विस्तृत रेखा चित्र क्या कहलाता है? जिसे कमरे की लंबाई चौड़ाई जैसी बारीक चीज़ें शामिल है, ठीक है। देखो अब एक छोटे क्षेत्र का भाई, कोई क्षेत्र है उसका बड़े पैमाने पर, ठीक है, आपने बहुत बड़े पैमाने पर आपने खींच दिया और उसके उस विस्तृत रेखा चित्र को, यहाँ पर रेखा चित्र का क्या मतलब है? वो नहीं है भाई जो आप संस्मरण बना, ये अलग चीज़ है। क्षेत्र छोटा है, बड़े पैमाने पर आपने खींच दिया, इसमें जैसे कमरे की लंबाई चौड़ाई कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आपने एक खाका तैयार कर दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं साहब? आपका खाका तैयार कर दिया। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या बात है कि यहाँ पर खींचा गया, मतलब कि पेन पेंसिल का यूज हुआ है, इस वजह से इसको हमने खाका बोल दिया। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर खींचा नहीं गया, केवल संस्मरण किया गया है, ठीक है। एक डिज़ाइन दिमाग के अंदर तार लिया गया है, ठीक है, ठीक है भाई। बस ये थोड़ी सी बात आपने ध्यान रख लेनी है। आगे आ जाओ, मानचित्रों में मैदानों का रंग कैसा होता है? ज़्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है भाई, हरा रंग होता है, ठीक है। पीला किसका था? पठार का। भूरा पर्वत का। लाल बताओ भाई? लाल पत्थरों का। भाई आपका फाइनली आई थिंक ये लास्ट होगा या इससे अगला होगा लास्ट। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आ जाओ भाई, पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं और चट्टानों से बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये 4 मंडल हैं भाई, ठीक है। देखो वायुमंडल में तो वायु हवाई होगी, ठीक है। जलमंडल में जल ही होगा। भूमंडल, भू का मतलब होता है पृथ्वी, ठीक है। स्थल, जहाँ स्थल किसके ऊपर रहते हैं? हम स्थल के ऊपर, तो साहब ये आपका स्थल मंडल हो गया। जैवमंडल क्या हो गया? इन तीनों का मिक्सचर, जैसे कि ये आपका वायुमंडल, ये आपका जलमंडल, ये आपका भूमंडल। अब देखो यहाँ पर आपका ये वाला हिस्सा इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, और यहाँ पर हवा भी है, पानी भी है, रहने के लिए ज़मीन भी है, इसको हम बोल देते हैं जैवमंडल, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं जैवमंडल। काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है ये, यहाँ से आपका एक नंबर का हर बार प्रश्न आते आते हैं। तो पृथ्वी का वह भाग जिस पर हम रहते हैं, जो ठोस चट्टानों या मिट्टियों से बनता है। देखो भाई मिट्टी से कौन बनेगा? चट्टान। मिट्टी से तो भूमि ही बनेगी, तो वायु में मिट्टी को काम नहीं, जल का कोई काम नहीं है। जैवमंडल पर ये मत सोचना कि साहब हम तो यहाँ रहते हैं, यहाँ पर रहने के लिए पानी भी है, नहीं। उसने खाली ये भी तो मेंशन कर दिया कि जो चट्टानों से बना होता है, चट्टानों से आपका भूमंडल बना होता है। ऑप्शन बी के साथ आप चले जाओगे। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है, इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम वायुमंडल बोल देते हैं भाई, ठीक है। इसको हम वायुमंडल बोल देते हैं। जलमंडल में आप ये बात ध्यान रखिएगा, हमारा जो टोटल पानी है उसका लगभग 97% पानी क्या है? खारा है, और वो महासागरों में है, ठीक है। हमारे पास बहुत कम पानी है भाई, ठीक है, जो कि आपका पीने के लायक है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर पाया जाता है जल आपका पाया जाता है, जिसमें बर्फ़ है, जल है, जल वाष्प है, इसकी सभी अवस्थाएं हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं? जलमंडल बोल देते हैं। जल जहाँ पर आएगा वहीं पर जलमंडल आएगा आपका।
वह सीमित एरिया जहाँ थल, जल और हवा, देखो ये तीनों मिल गई भाई, एक साथ मिलते हैं, उसको अभी हमने किया था बायोस्फीयर, इंग्लिश में जैवमंडल। इसको देखो यही आपका रहने के लिए लायक है। ठीक है, चलो इसके ऊपर भी बात होगी, आगे आ जाओ। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। ठीक है, जो आपका जो सबसे नीचे है भूमि, क्योंकि यहाँ पर तो पानी है। ठीक है, जो आपका जो तल है वो सभी जगह एक समान होता है, इसलिए स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। ठीक है, जो आपकी स्थल की ऊंचाई है उसको हमने यहाँ से समुद्र के बिल्कुल निचले पॉइंट से मापते हैं, जिसे क्या माना जाता है, 100 मीटर, शून्य आपका 1000 मीटर, या फिर मानक ऊंचाई। बताओ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपका। इसको हम क्या मानते हैं, इसको हम जीरो से मानकर फिर हम ऊंचाई मापते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है भाई। ठीक है, समुद्र तल से, सो देखो समुद्र तल से है इसकी ऊंचाई 8848। ठीक है, यह किस महाद्वीप में है, बताओ भाई। तो आपका कहाँ पर है साहब, एशिया में है। ठीक है, यहीं पर तो है भाई, नेपाल। विश्व का सबसे गहरा सागर कौन सा है, प्रशांत। कैसे करवाया था कि साहब आपका जो लोग शांत होते हैं वही गहरे होते हैं। इसके अंदर मेरियाना गर्त है भाई। ठीक है, मेरियाना ट्रेंच है। ठीक है, इसकी गहराई कितनी है, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इससे भी ज़्यादा है भाई। इसकी कितनी, आपका ये इतना गहरा है, ये 11,022। ठीक है, 11 दूनी 22, तो याद हो जाएगा। पृथ्वी का कौन सा एकमात्र महाद्वीप है, ठीक है, जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य। देखो महाद्वीप कितने हैं अपने पास, महाद्वीप 7 हैं। ठीक है, और साथ में जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है उसमें से साहब ये आपकी तीन की तीन रेखाएं गुजरने का काम करती हैं, 0 डिग्री, 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई, नील नदी है। यह किस महाद्वीप से होकर गुजरती है, ये भी साहब आपकी अफ्रीका से ही होकर गुजरती है। ठीक है, कौन सी, आपकी नील नदी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, जल संधि आ गया कि जल संधि आपका पानी का संकरा भाग होता है। ठीक है, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप आपस में किस संकरी स्थल पट्टी से जुड़े हुए हैं, तो आपका साहब पनामा जल संधि रहेगा भाई। ठीक है, पनामा जल संधि, जो डंकी मारकर जाते हैं उनको पता भी होगा, पनामा के जंगल हैं। ठीक है, तो आपका जल संधि है साहब। ठीक है, इसमें पानी का संकरा भाग होता है। ठीक है, बिल्कुल पतला पतला भाग, जैसे ये हो गया। ठीक है, ये यहाँ से पानी आ रहा है और ये पूरी पूरी ज़मीन है भाई। ठीक है, ये पूरी पूरी ज़मीन है, यहाँ से बस थोड़ा थोड़ा करके पानी आ रहा है। संकरा मतलब कि नैरो, जो बहुत ही छोटा हो। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, आपका जल आ रहा है भाई थोड़ा थोड़ा, जिसको इस वजह से जल संधि बोल देते हैं। इसके उल्टा, इसके अपोजिट क्या होगा भाई, यहाँ पर बहुत सारा पानी है, ये पूरा पूरा पानी है। ठीक है, और यहाँ पर आपका थोड़ा थोड़ा करके रास्ता है, ये उसके ठीक अपोजिट हो गया, तो ये आपका थल संधि हो जाएगा, ये वाला आपका थल संधि हो जाएगा। ठीक है, तो दो कंसेप्ट हैं अलग अलग। देखो थोड़ा और समझाता हूँ भाई, ये आपका पानी है। ठीक है, और ये पूरा पूरा पानी है, लेकिन बीच में थोड़ी सी जगह बची है भाई, वहाँ पर आपकी मिट्टी वगैरह है। ठीक है, यहाँ पर पानी नहीं चल रहा है, इसको हम क्या बोल देते हैं भाई, द्वीप। ध्यान रखिएगा आपका, इसको हम क्या बोलेंगे, द्वीप, क्योंकि इसके चारों तरफ पानी है और आपका बीच में मिट्टी वगैरह है, तो इसको हम द्वीप बोल देते हैं, चारों तरफ से जो पानी से घिरा होता है। ठीक है, मान के चलो कि भाई 3 तरफ से पानी से घिरा है, कि 3 तरफ से यदि कुछ ऐसा हो, जैसे कि अपना जो साउथ इंडिया है। ठीक है, वो क्या है साहब, वो इस तरफ भी पानी है भाई, नीचे भी पानी है और यहाँ पर भी है, तो 3 तरफ से जो भी चीज़ घिरी होती है पानी से उसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं। इस वजह से हम बोल देते हैं बहुत बार प्रायद्वीपीय भारत, मतलब कि अपना जो दक्षिण भारत है। ठीक है, तो इसका साहब आपका पनामा के जल संधि आ गया। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र, ठीक है, मतलब कि जिसमें आपका पानी की मात्रा के बारे में बात कर रहा है, वाली नदी कौन सी है, अमेजन नदी है भाई, सबको पता है। ये कहाँ पर है साहब, आपकी दक्षिण अमेरिका में है, ये तो आई थिंक सबको पता ही होगा। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, ठीक है, सबसे पुरानी कौन सी है, अरावली, लेकिन ये आपकी सबसे लंबी है एंडीज। ये आपकी उत्तर से दक्षिण की ओर किस महाद्वीप में फैली है। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ आपके साहब आपके साउथ अमेरिका में ये फैली हुई है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप, ठीक है, आइसलैंड आपका कहा जाता है, जिसके चारों तरफ से महासागर तथा समुद्रों ने घेर रखा है। ये कौन सा साहब, आपका ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ पानी है, इसी वजह से इसको हम क्या बोल देते हैं, और पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में है। अंटार्कटिका महाद्वीप के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में भारत के कौन से 2 प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। गंगोत्री, ये भाई मैत्री और भारती। ठीक है, मैत्री और भारती तो बहुत बार पूछा गया है,
तो काफ़ी अच्छा ये क्या है साहब आपका आपके वैज्ञानिक अनुसंधान जहाँ पर वैज्ञानिक रह सकते हैं, ठीक है। कुछ खोज करने के लिए जाते हैं। किसकी बात कर रहे हैं साहब? ये आपके अंटार्कटिका महाद्वीप की बात कर रहा है। कुल कितने महाद्वीप हैं? 7। तो 7 में से आपका जीवन बहुत मतलब जनसंख्या कहाँ पर नहीं है ये भी पूछ लेगा, तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर। यहाँ पर कुछ 200-400 लोग ही रहते हैं, वो भी जस्ट आपके खोज करने के लिए जाते हैं जो आपका साइंटिस्ट है, ठीक है। हर एक देश ने अपने अपने अलग रिसर्च सेंटर बना रखे हैं, तो मैत्री और भारती ये हमने बना रखे हैं, ठीक है, महाद्वीप के ऊपर। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान और अन्य आधारों पर 5 परतों में बांटा गया है। ये मैंने पहले ही समझा दिया था कि कौन कौन सी परत है। तो आपकी जो पहली परत थी वो कौन सी थी? आपकी क्षोभ मंडल। फिर आई थी समताप, 5 है, तो बीच में मध्य आता है तो मध्य मंडल। ये आपका बाह्य मंडल और ये आपकी बृहय मंडल। तो कुल 5 हो जाती हैं साहब आपकी, ठीक है। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में सबसे अधिक बताओ भाई कौन से? नाइट्रोजन है, लगभग 78%। किस गैस का है? तो नाइट्रोजन का है। ये तो भाई आपका जो पौधों और जीवों की वृद्धि के लिए आवश्यक है आपका नाइट्रोजन है, ठीक है। हम हमारे लिए कौन सी है भाई? ऑक्सीजन है, ठीक है। ये आपकी 21% है। उद्योगों और गाड़ियों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, आपके CO2 है। गैस की मात्रा में वृद्धि के कारण वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? क्यों हम बोलते हैं कि भाई लगातार गर्मी बढ़ रही है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं भाई, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, भूमंडलीय तापन इसको हिंदी में बोल देते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा फाइनली आपका लास्ट का आपका एक चैप्टर बच गया। इससे हम 12-13 प्रश्न करेंगे भाई। भारत का कुल एरिया कितना है? तो 32 लाख, ठीक है। 32.8 इसने मोटा मोटा लिख दिया। वैसे कितने है साहब आपका? 3287, ठीक है। 3287,263, लेकिन इसने मोटा मोटा लिख दिया भाई आपका 32.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। आगे आ जाओ। देखो 1 घंटे में अभी तक हमने 85 क्वेश्चन कर लिए, जस्ट 15 क्वेश्चन आपके बचे हैं। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय है। अक्षांश कौन से थे? ये वाले। इसका लैटिट्यूड कितना है? मतलब कि जब आपका भूमि कहाँ से साहब? आपकी भूमि यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। इसके लिए एक ट्रिक बताता हूँ भाई, ठीक है। ये अक्षांश देखो कैसे करवा रहा है। ये चीज़ पूछ रहा है। तो 0 डिग्री हो गया, कहीं पर 1 आएगा, कहीं पर 2, फिर आपका 4 डिग्री यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ से आपका क्या हो जाता है भाई? आपका भारत शुरू हो जाता है। मतलब कि सबसे जो निचला पॉइंट है भारत को चौथी रेखा टच करती है। मतलब कि आपका मतलब 8वीं जो आपकी 8वीं रेखा है वो टच करती है, 8वीं अक्षांश रेखा। इसको आप कैसे याद रखोगे? आपने याद रख लेना है 4 और 6, 4 और 6 बस। आपको देखना है कि क्या यहाँ पर 4 है? नहीं है भाई। क्या यहाँ पर 4? यहाँ पर तो है, यहाँ पर 6 है, ठीक है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 6, ओके। तो 4 को आप दोगुना कर देना बस 8। तो 8 4 को आप ध्यान रखेंगे और यहाँ पर आप 37 को ध्यान रखेंगे। तो 8 ये तो वैसे ही कट गया, 8 4 दोनों में है, लेकिन यहाँ पर 37 6। आपका कौन सा हिसाब क्या? दक्षिण का या उत्तर का? आपका उत्तर का है भाई ये, ठीक है। भारत का देशांतरी है। अब यहाँ इसकी बात कर रहे हैं भाई, जैसे भारत है साहब ये, ठीक है। अब जो रेखा यहाँ से और यहाँ पर ये हमारा कुल कितना है? तो ये लगभग मोटा मोटी 30 आपके अक्षांश इन भारत में आती हैं। तो आपका 68 से शुरू है और 97 तक है भाई। ये रहा 97 तक। तो मोटा मोटी हमने 30 मान ली, ठीक है। थोड़ा 30 से कम है लेकिन मोटा मोटी हमने मान ली 68 7 से 97 5 तक। ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाली कौन सी रेखा मतलब कर्क रेखा प्रमुख अक्षांश रेखा कौन सी है? तो देखो अक्षांश की बात कर रहे हैं तो साहब ये कौन सा है साहब? आपका लगभग आपका कर्क रेखा, ठीक है। मतलब कि 23.5 अक्षांश। और यदि ऊपर से नीचे मतलब देशांतर की बात कर ले तो 82। ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक था। भारत के पश्चिम में देखो ये भारत हो गया साहब आपका, तो यहाँ इसकी बात कर रहा है। ये तो पूर्व हो गया, आगे इसकी बात कर रहे हैं। इसके पश्चिम में अरब सागर है भाई और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। भारत के ठीक दक्षिण में कौन सा है? मतलब यहाँ कौन सा है? तो यहाँ पर आपका अपने हिंदुस्तान के नाम पर एक महासागर है। कुल कितने महासागर हैं आपके? 5। महाद्वीप कितने हैं? 7। तो भाई एक आपका जो महासागर है वो हिंद महासागर है, ठीक है, दक्षिण में। भारत के गुजरात से सुदूर पश्चिम मतलब कि गुजरात और सुदूर पूर्व मतलब कि आपका यहाँ से भारत स्टार्ट होता है यहाँ तक चलता है अरुणाचल प्रदेश। इनके बीच में जो टाइम अंतराल आएगा वो लगभग मोटा मोटी 2 घंटे का आता है, ठीक। ये मोटा मोटी आप देख लीजिएगा। आगे आ जाओ। भारत की स्थलीय सीमा कुल कितने पड़ोसी देशों से लगती है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई। तो कितने देशों से लगती है साहब? आपकी 7 देशों से लगती है, 7 देश, ठीक है। क्या कोई बता सकता है? इस तरफ है साहब आपका सबसे पहले पाकिस्तान, ठीक है, इसके साथ बाउंड्री लगती है, बिल्कुल लगती है भाई। ऊपर कौन सा है साहब? आपका चाइना, ठीक है। फिर आपका भूटान, नेपाल। 4 तो आपके ऊपर ही हो गए भाई, ठीक है। एक आपका बांग्लादेश। 5 तो आपके सीधे ही हो जाते हैं, एक आपका म्यांमार, ठीक है। क्या श्रीलंका के साथ लगती है? नहीं भाई, श्रीलंका के साथ आपकी नहीं सीमा लगती, ठीक है। तो साहब आपके 7 देश। भारत और श्रीलंका को आपस में अलग करने वाली संकरी जल संधि मतलब ये भारत है भाई और ये आपका श्रीलंका है।
इसमें आपकी जो जल संधि है वो कौन सी है साहब? देखो भारत और बांग्लादेश, लेकिन नाम किसका आ गया? पाकिस्तान का, पाक। एरिया की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, सबको पता है कि साहब राजस्थान है, सबसे छोटा आपका गोवा है, इसमें तो कोई ज़्यादा वेद पढ़ने वाली बात है नहीं भाई। हिमालय पर्वत श्रृंखला को मुख्य रूप से 3 समानांतर श्रेणियों में बांटा गया, मतलब कि साहब ये आपका हिमालय है, ठीक है, ठीक है, जो आपका ये आपका हिमालय है, ठीक है, आपका श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे उत्तर में, सबसे उत्तर मतलब कि आपका ऊपर की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ तो पूर्व पश्चिम, पूर्व पश्चिम उत्तर, ऊपर की बात करें ये वाला, तो ये वाला कौन सा है साहब आपका? तो आप ये बात ध्यान रखेंगे, आपका बाह्य हिमालय भाई, ठीक है। अंदर वाला कौन सा आपका? शिवालिक, ठीक है। हिमालय की सबसे दक्षिणी, अभी बात करिए भाई, ये आपका शिवालिक हो गया, ठीक है। आपका हिमालय ऊपर वाले को हम ग्रेट हिमालय बोल देते हैं। उत्तरी मैदानों में दक्षिण में, उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित प्रायद्वीपीय पठार पेनिनसुलर प्लेट्यू की आकृति जैसी और कैसी है, और यहाँ कौन सा प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो ध्यान रखिएगा, आपकी त्रिभुजाकार है, ठीक है, अरावली में है ये, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार में नीचे की बात हो रही है, उसमें पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियां हैं, पूर्व इस तरफ हो गए, तो पश्चिम में इस तरफ कौन कौन सी बहती हैं? ताप्ती और नर्मदा। कैसे याद करवाती है? मर्द है तभी तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जा सकते हैं, बाकी नदियाँ लगभग आपकी पूर्व की ओर जाती हैं, पश्चिम की ओर जाती हैं भाई, ठीक है। आगे आ जाओ। पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला को अन्य किस नाम से जाना जाता है, जो कि एक कॉन्टिन्यूस श्रृंखला के रूप में भी है, ठीक है? सहाद्री, ये आपको नाम ध्यान रखना पड़ेगा भाई, ठीक है, सहाद्री। आगे आ जाओ। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां भाई, महानदियाँ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले अपने मुहाने पर किसका निर्माण करते हैं? तो उपजाऊ डेल्टा। तो ध्यान रखिएगा, और भी नदियां हैं वो सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं, लेकिन ये साहब आपके उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। कौन सी? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। लेकिन आपको ये नाम ध्यान नहीं रखने हैं, बल्कि आपको ये वाले नाम ध्यान रखने हैं, ये वाले, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये नदियाँ साहब आपकी कहाँ पर जाती हैं भाई? आपकी वे ऑफ बंगाल, यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा बनाती है, ठीक है। आपके 2 प्रश्न और बचे हैं, एक 98वां, एक 99वां। आ जाओ। छोटे जो समुद्री तंतु हैं उनके कंकाल, ठीक है, जिसको हम फोलिप बोल देते हैं, इनको फोलिप कहा जाता है। जो इसका जमाव है, इसके जमाव से बने द्वीप को हम क्या बोल देते हैं? प्रावाल द्वीप बोल देते हैं। आपका फाइनली आज का लास्ट क्वेश्चन भाई, भारत का कौन सा द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है? ठीक है, मतलब कि आपका अरब सागर भाई, यहाँ तो यहाँ कौन सा है? सबको पता है कि साहब आपका लक्षद्वीप है, और बे ऑफ बंगाल की तरफ कौन सा है साहब? आपका अंडमान निकोबार है। तो हम इसके बारे में बात कर रहे थे, और ये प्रश्न हमने देख लिया। तो देखो भाई, आज हमने क्या किया है मेरे प्यारे दोस्त, आज हमने आपके 100 क्वेश्चन देखे हैं आपकी 6th क्लास NCERT से, और आपको फैक्ट भी करवाए हैं, क्वेश्चन भी कराए हैं, फटाफट से करवाने का काम किया है। यदि आप HTET, CTET, UP TET, बिहार टेट, रेट, किसी भी टेट, MP TET, कोई भी टेट हो भाई, SST सब्जेक्ट है, तो इससे बाहर 6वीं क्लास का आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एक बार बताओ कि वीडियो कैसी लगी। बताओ भाई कि वीडियो कैसी लगी। और ये अपना प्लेटफॉर्म है भाई, ये आपकी आंखों के सामने है, भगवान शिव की फ़ोटो है, उन्हीं के नाम पर ये शिवम CDP, ठीक है। और अभी तो मेरे अभी सब्सक्राइबर बढ़ चुके हैं, कुछ यहाँ पर 43 दिख रहा है, लेकिन अभी 46 हो चुके हैं। अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो और भी बढ़ जाएंगे। यहाँ पर वीडियो भी हो चुकी हैं, और यहाँ पर लिखा है सब्सक्राइब, तो बस सब्सक्राइब करके देखो, ये जो घंटी है, घंटी, इसको दबा लेना, ठीक है। मैं इसी वजह से चैनल को आपका पूरा डिटेल दे दी है, ये फ़ोटो आएगी, ये नाम आएगा हिंदी और इंग्लिश में, घंटी दबा लेना। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एक दिन आपके लिए एक क्लास के ऐसे ही एक मैराथन लेके आता रहूँगा बहुत कम टाइम में, ठीक है। आपको इससे छोटी क्लास कहीं नहीं मिलेगी। तो एक बार देखो कि आपको कैसी लगी, फटाफट कमेंट करके बताओ। और भाई आपकी CDP की बात करें, पैडागोजी की बात करें, हिंदी पैडागोजी, इंग्लिश पैडागोजी, SST की पैडागोजी, सारी की आपकी पहले ही करवा दी गई है। क्लास बताओ कैसी लगी। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, कोई भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी वहीं पर है। कुछ और क्वेरी है तो आप वहाँ पर पता कर सकते हो, ठीक है। और इस वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा भाई, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये पढ़ाना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो एक बार आप लाइक करेंगे, और मैं इस वजह से थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम ना वेस्ट हो जाए बहुत ज़्यादा, ठीक है। 1 घंटे में अगर हमने अब तक टाइम सेव कर लिया, आज आपके 3 से 4 घंटे बचा लिए भाई। इसको फटाफट से आप रिवाइज करो और बताओ कि क्लास कैसी लगी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।